नेक्स्ट, अब हमने देखा स्ट्रेस की वजह से ना कुछ जीन्स एक्टिवेट होते हैं। अभी हम देख रहे हैं जीन्स का रिस्पॉन्स तो क्या रिस्पॉन्स है? सो दे आर सम स्ट्रेस इंड्यूसेबल जीन्स, स्ट्रेस इंड्यूसिबल जीन्स। अब देखो स्ट्रेस से इंड्यूस मतलब स्टार्ट होने वाले, उससे पहले वो चीज बंद रहेगी। जैसे हम लैक ओपेरोन में पढ़ते हैं तो लैक ओपेरोन को हम क्या कहते हैं? दिस इज एन इंड्यूसिबल ओपेरोन, क्योंकि जब लैक्टोज आता है तभी वो ओपेरोन एक्टिवेट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो स्ट्रेस इंड्यूसिबल में भी अगेन आपको दो तरीके के मतलब जीन्स मिलते हैं। पहला जीन हम किससे क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट जीन को, जिसके अंदर क्या होता है? कुछ प्रोटीन एंड कुछ एंजाइम्स वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं। इस जीन्स की बदौलत कुछ प्रोटीन्स और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन्स एक्टिवेट होना। दीज आर सम रेगुलेटरी प्रोटीन जो पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे, कैसे काम करना है ये सारी चीजें। तो प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स के अंदर जैसे सबसे पहले हम बोल रहे हैं चेपेरोन्स वगैरह का एक्टिवेशन होना। दूसरा हम जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रोटीन है लिया प्रोटीन, इसका एक्टिवेट होना। नेक्स्ट, वैसे ही यहाँ पर कुछ ऑस्मोटीन है एक प्रोटीन, उसका एक्टिवेशन होता है। उसके अलावा कुछ एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स होते हैं। कुछ आपके आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ पर आपके ओस्मोलाइट्स सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और आपके यहाँ पर वाटर प्रेजेंट, के प्लस आयंस, शुगर ट्रांसपोर्टर्स बनते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीएजेस होते हैं एंड कुछ डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोटीन और कुछ एंजाइम्स इसमें हमने लिखे हैं जो यहाँ पर बनते हैं जब हमारा कुछ स्ट्रेस से चीजें बनेगी। जैसे हमने बोला ऑस्मोटीन जो ऑस्मोसिस को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, कुछ चेप्रॉन्स वगैरह बनते हैं। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन ताकि फ्रीज ना हो जाए जो पानी बार बार बन रहा है उसको रोकने के लिए, आरएनए से बाइंड करने के लिए, ताकि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बेसिकली हम कह रहे हैं यहाँ पर प्रोटीएजेस होते हैं, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करना। डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम कुछ टॉक्सिन है तो उसको हटाना। अब है रेगुलेटरी के अंदर, इसके अंदर हम बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, क्योंकि वही रेगुलेट करता है किस जीन को एक्टिवेट कराना है किसको नहीं, तो सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। उसके अलावा कुछ प्रोटीन काइनेजेस होते हैं, प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ऐड कराना। कुछ प्रोटीन के फॉस्फेटेज होते हैं हटाने वाले, फॉस्फेटेज, एंड देयर आर वेरियस बायोसिंथेसिस एंजाइम्स। ठीक है, वो एंजाइम्स जो बायोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पूरा प्रोसेस था, इसे एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हमने देखा था एबायोटिक स्ट्रेस के अंदर अबाउट द वाटर डेफिशिएंट कंडीशन। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देख रहे हैं फ्लड वाली कंडीशन। ठीक है, जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है। जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है ना, वो एक तरीके से वहां पर एनएरोबिक कंडीशंस बनानी स्टार्ट कर देता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो फ्लडेड कंडीशन में वहां पे क्या देखने को मिलता है आपको? बेसिकली एन एरोबिक कंडीशन इन सॉइल एंड इन सबमर्ज्ड प्लांट। जो हमारे सबमर्ज्ड मतलब पानी के अंदर जो रहते हैं वो वाले सबमर्ज्ड प्लांट, पूरे नहीं, थोड़े जो आधे आधे या फिर पूरे वाले, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? एनएरोबिक कंडीशन धीरे धीरे पानी में देखने को मिल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एनएरोबिक पॉइंट। ठीक है, तो वहां पर इतना ज्यादा आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिल पाता। ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है? ये स्टिमुलेट कराता है
फर्मेंटेशन को, स्टिमुलेट कराता है फर्मेंटेशन को रेस्पिरेशन के लिए। फर्मेंटेशन प्रोसेस याद करो, वो कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, इसे हम पास्चर्स इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये फर्मेंटेशन यहाँ पर फॉलो कराता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दो कंडीशंस देखने को मिलती है, एक होती है हाइपोक्सिक कंडीशन और एक यहाँ पर देखने को मिलती है आपकी एनऑक्सिक कंडीशन। हाइपोक्सिक मतलब होता है लो ऑक्सीजन और एन मतलब नो ऑक्सीजन कंडीशन, ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर क्या देखना है, इसकी वजह से क्या आपको इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं प्लांट के ऊपर। प्लांट के ऊपर अगर ये कंडीशन आती है तो वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट एसिडिफिकेशन हो जाना, एसिडिफिकेशन हो जाना उनके सेल के साइटोसोल के अंदर। क्यों एसिडिफिकेशन क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हमने कहा ना फर्मेंटेशन होती है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो वहां पर लैक्टेट काफी ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, लैक्टेट का अमाउंट बढ़ रहा है। दूसरी चीज हमने क्या कही यहाँ पर है इथेनॉलिक, इथेनॉलिक फर्मेंटेशन, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कुछ आपके बायोसिंथेटिक पाथवे इफेक्ट होते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवेज इफेक्ट होते हैं। अब स्ट्रेस है, स्ट्रेस में हमने तीन हार्मोन्स बोले थे, एब्सिसिक एसिड हो गया, इथाइलिन हो गया, जस्टोनिक एसिड हो गया। इस टाइम पे आपका जो आप इथाइलिन है बेसिकली वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा जो से फ्लोटिंग में हेल्प करे उसका फॉर्मेशन होता है। एरेनकाइमा का फॉर्मेशन होता है जो क्या किसमें हेल्प करता है, थोड़ी फ्लोटिंग में हेल्प करता है, बायोनेंसी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स क्या होती है, देखो वो आपने देखी होती है ना, जो मार्सेस वाला एरिया है जहाँ पे बहुत दलदल और ये सब मिलता है, वहां पे भी अगेन जो प्लांट्स है वो सबमर्ज्ड होते हैं, आधे से ज्यादा वो पानी के अंदर होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही उनकी रूट्स को, तो वो अपनी रूट्स देखिए आपने पानी से ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, जिनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं, एंड दोज रूट्स आर नोन एज योर न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, तो न्यूमेटोफोर्स वो वाली होती है। ठीक है, एक बार इसको देख लो, तो ये वाली कंडीशन है फ्लड वाली कंडीशन। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सोल्ट टॉलरेंट वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सोल्ट स्ट्रेस। ठीक है, सोल्ट स्ट्रेस, कुछ टर्म्स को जानते हैं उससे पहले, जैसे आपने सुना होगा दे आर सम हेलोफाइट्स, या फिर दे आर सम ग्लाइकोफाइट्स, या फिर सम सॉल्ट एक्यूमुलेटर्स। क्या लगता है आपको क्या होता है हेलोफाइट्स, एनीवन जो आंसर दे सके, एक बार सोचो, हेलोफाइट्स क्या है, ग्लाइकोफाइट्स क्या होंगे और एक्यूमुलेटर्स क्या होंगे। हेलोफाइट्स याद करो, माइक्रोबायोलॉजी में भी आप ये वर्ड सुनते हो, हेलोफाइट्स वो बैक्टीरिया जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशंस पे रहते हैं। सो हम अगर हेलोफाइट्स कह रहे हैं मतलब ये क्या होते हैं, ये हम बोल सकते हैं बेसिकली सोल्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, वो प्लांट जिसके ऊपर सोल्ट की कंसंट्रेशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ग्लाइकोफाइट्स वो होते हैं जो सोल्ट सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, सोल्ट सेंसिटिव प्लांट्स मतलब अगर सोल्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, प्लांट उससे सेंसिटिव है, किल हो सकता है। सोल्ट एक्यूमुलेट मतलब वो स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, सोल्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर एक छोटू सी पार्ट, जैसे हम बोल रहे हैं सोल्ट कंसेंट्रेटेड,
सॉइल। सॉइल कंसेंट्रेटेड, सॉल्ट कंसेंट्रेटेड सॉइल। अगर मैंने कहा अब सॉल्ट एक तरीके का थोड़ी है कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड, और भी तरीके से हो सकता है। अगर मैंने कहा किसी सॉइल के अंदर NaCl का अमाउंट ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं, या मैंने कहा उसके अंदर CaCl2 का जो सोल्ट है वो ज्यादा है तो क्या कहते हैं, ऐसी सॉइल को हम कह देते हैं सॉइडिक सॉइल, क्योंकि सोडियम वाला ज्यादा है। और इसको हम कह देते हैं कैल्सी सॉइल। ठीक है, कैल्सी सॉइल। इनकी वजह से इतने ज्यादा सोल्ट कंसंट्रेशन उसके अंदर बढ़ रही है, इसकी वजह से होता क्या है, वहां पर जो सॉइल की पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी होती है मतलब उसके अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो हल्के हल्के, ताकि उसके थ्रू ऑक्सीजन एक्सचेंज वगैरह हो सके, वो क्या हो जाते हैं बच्चों, कम हो जाती है। जिसकी वजह से वहां पर एरेशन कम हो गई। एरेशन मतलब ऑक्सीजन वाला ना, वो भी क्या होती है वहां पर, कम हो जाती है। और वहां पर आपको क्या देखने को मिल जाता है बेटा, वहां पर देखने को मिल जाता है एक तरीके से सॉइल केक। सॉइल केक का मतलब क्या है, वहां पर आपको एकदम से वो हार्डनिंग हो गई है वहां पे सॉइल। सॉइल एकदम हार्ड, क्योंकि जो थोड़े छोटे पोर्स थे जिसकी वजह से वो लूज थी, हल्की फुल्की हिल पा रही थी, अब वो नहीं हिल पाती, वो एकदम हार्ड हो जाती है। और ऐसी हार्डनिंग में प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी रूट को भी ऑक्सीजन चाहिए, जो पीछे भी देख चुके हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशंस वहां पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके केस में कुछ क्या देखने को मिलता है, देयर इज एन आयन एक्सक्लूजन मेथड। ठीक करने के लिए क्या चलता है यहाँ पर, कुछ आयन का एक्सक्लूजन, मतलब उसको बाहर निकालना सेल से, आयन एक्सक्लूजन मेथड फॉलो होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ऐसी हाई कंडीशन में भी, हाई सोल्ट कंसिडरेशन में भी वो सरवाइव कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाई सोल्ट कंसेंट्रेशन प्लांट्स कैन सर्वाइव, वो वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आयन एक्सक्लूजन मेथड। इसके लिए यहाँ पर एक सिग्नलिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सिग्नलिंग प्रोसेस देखने को मिलता है। और सिग्नलिंग के अंदर कुछ मेंबर्स यूज होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नाम लिख रहे हैं SOS1, या फिर NHK1, या फिर सॉरी NHX1। ठीक है, ये दोनों क्या हैं आपके, सोडियम और हाइड्रोजन के एंटीपोर्टर्स है। एंटीपोर्टर्स मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में जाना, जैसे ऑक्सीजन में भी देखा था ना हमने एंटीपोर्टर्स, वैसे वहां पे सिम्पोर्टर्स बेसिकली हमने देखे थे, यहाँ एंटीपोर्टर्स है। तो SOS है और एक है नेक्स्ट। अभी हम देखेंगे सिग्नलिंग होती क्या है। वैसे ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है, SOS3 है प्लस कैल्शियम इसके साथ है, और एक SOS2 होता है। दीज आर योर रेगुलेटरी प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स है। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, एक बार इसे देख लो, फिर हम आगे सिग्नलिंग को देखेंगे। चलो, अब हम यहीं पे ये देख रहे हैं कि देयर इज अ सेल, ठीक है, इस टाइप से आपका एक प्लांट का सेल देखने को मिल रहा है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ये मैंने बनाया है वैक्यूल। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ इसके सरफेस के ऊपर कुछ आपको एंटीपोर्टर्स, जैसे अभी हम पीछे देखकर आए हैं, ये सरफेस पे देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है आपको,
तो ये है आपका यहाँ पर SOS1। SOS1 की फुल फॉर्म क्या है, मतलब या फिर नॉर्मल SOS की फुल फॉर्म क्या है? सॉल्ट ओवरली सेंसिटिव। सोल्ट ओवरली सेंसिटिव। ठीक है। वैसे ही अभी अभी हमने पीछे की तरफ कुछ देखे हैं यहाँ पे नाम, जैसे NHX1 देखा, ठीक है, और भी स्ट्रक्चर्स देखे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है। एक है यहाँ पर NSCC, दैट इज योर नॉन सिलेक्टिव कटायन चैनल। नॉन सिलेक्टिव मतलब ये किसी को भी अंदर ले जा सकते हैं बाहर की तरफ से, जैसे सोडियम को भी ले गए, ठीक है, सोडियम को भी ले गए, उसके साथ साथ पोटेशियम को भी ले जा सकते हैं, तो ये नॉन सेलेक्टिव है, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं। वैसे ही नेक्स्ट हम यहाँ पर किसके बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ और है, KUP है, और इसके अलावा होता है आपका HAK, या फिर होता है KT, या होता है आपका जैसे मैं बोल रही हूँ AKT। ये चारों बेसिकली किसके लिए होते हैं, किसके लिए बाहर से अंदर की तरफ किसको भेजते हैं? ये भेजते हैं आपके पोटेशियम को। तो दीज आर योर पोटेशियम ट्रांसपोर्टर्स, सबके थ्रू पोटेशियम आता है। फिर एक यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे हम बोल रहे हैं LCT, या फिर हम बोलते हैं HKT। ये दोनों किसके लिए होते हैं स्टूडेंट्स? ये होते हैं सोडियम के लिए, ठीक है, सोडियम के लिए। SOS1 की वजह से क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ क्या जाता है? H+ आयंस, और अंदर से बाहर की तरफ क्या आते हैं आपके? सोडियम आयंस। इधर का एरिया साइटोसोल, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं, आ गया है सॉल्ट का स्ट्रेस, ठीक है, तब ये सारी चीजें हो रही है। बहुत सारा सोल्ट देख रहे हो, चारों तरफ से अंदर की तरफ अंदर जाए जा रहा है, सोल्ट जा रहा है, सोल्ट जा रहा है। तो ये सोल्ट आता है बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपका अंदर कुछ प्रोसेस चलता है। एक यहाँ पर एब्सिसिक एसिड का भी एक्सप्रेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। पहले एक बार इस चीज को समझो, दोबारा से एक बार गो थ्रू करके समझो कि कौन ये सब क्या है। ये है पोटेशियम के ट्रांसपोर्टर्स, ये भी मैं लिख देती हूँ। ये सब क्या है भाई? ये है आपके पोटेशियम के ट्रांसपोर्टर्स। और ये दोनों क्या है? ये है आपके सोडियम के ट्रांसपोर्टर, सोडियम के ट्रांसपोर्टर। वो SOS1 है जिसकी मैंने फुल फॉर्म लिख दी है। डन। चल, यहां इस मेम्ब्रेन पे भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं NH NHX1। NHX1 मतलब सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन का एंटीपोर्टर। बाहर से अंदर की तरफ क्या जाते हैं? सोडियम, जो बाहर इधर बढ़ गए थे ना वो, और अंदर से बाहर की तरफ क्या आते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आते हैं। हाइड्रोजन देखो यहां से फिर अंदर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो अंदर की तरफ H+ आयन सब बढ़ने स्टार्ट हो रहे हैं। एब्सिसिक एसिड इस चीज को काम करवाता है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड इसके साथ काम करवाता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है? SOS3 भी है जो एक्टिवेट हुआ है। ये SOS3 ये भी काम करा सकता है, साथ में ये कन्वर्ट होता है SOS2 में, और SOS2 से बनता है आगे SOS1। तो ये भी एक प्रोसेस चलता है, और साथ में ये वैक्यूल का भी प्रोसेस चलता है। तो दोबारा से सुनते हैं, हमने कहा कुछ यहाँ पर पोटेशियम वाले और कुछ आपके यहाँ पर सोडियम वाले ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बाहर से अंदर की तरफ बहुत सारे पोटेशियम और सोडियम जाते हैं। यहाँ पर SOS1 यहाँ मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से H+ आयंस अंदर और अंदर से बाहर सोडियम आयंस आते हैं। यहाँ पर एक आपका वैक्यूल की मेम्ब्रेन पे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है, जिसकी वजह से सोडियम अंदर और हाइड्रोजन बाहर आता है। और ये कब हो रहा है? जब एक स्ट्रेस कंडीशन आ रही है, वो भी सोल्ट स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है, सोल्ट स्ट्रेस कंडीशन। सो एक बार इसे गो थ्रू कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आ जाते हैं इन चीजों से, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। चलो आगे बढ़े। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं
हीट स्ट्रेस, ये था आपका सॉल्ट का। अब हम देख रहे हैं हीट स्ट्रेस। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, ये वो वाली बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहले हम देख रहे हैं वो है आपका हीट शॉक होना। ठीक है, हीट शॉक, बहुत तेज एकदम से हम बोल रहे हैं प्लांट के ऊपर हाई टेम्परेचर मिल गया, जैसे हम बैक्टीरिया को भी कहते हैं ना हीट शॉक कर दो, मतलब उसके ऊपर यही हो रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम एक साथ उसको दे रहे हैं। तो हीट शॉक कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर आपको जो फोटोसिंथेटिक रेट है, फोटोसिंथेटिक रेट है वो क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो ढंग से नहीं कर पाता, रेट डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर जो रेस्पायरेशन है, मतलब ग्लाइकोलिसिस ये सब करना बढ़ जाता है, रेस्पायरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इतनी स्ट्रेस कंडीशन के लिए वो खाना बना नहीं पा रहा है, लेकिन जो बना हुआ है उसको यूटिलाइज करना उसने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसकी एनर्जी लग रही है, तो रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। अगर रेस्पायरेशन होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी, ये सब होगा, तो उसके लिए तो ब्रेक डाउन होता है ना फूड का, तो फूड तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी वजह से जो भी उसका रिजर्व फूड मटेरियल था, रिजर्व फूड मटेरियल है, वो क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल कम होगा मतलब ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की वजह से तो स्वीटनिंग होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो स्वीटनिंग चीज मतलब जो फ्रूट्स जो इतने स्वीट होते हैं वो अब नहीं रह पाएंगे, धीरे धीरे उनकी स्वीटनिंग कम हो जाएगी। तो और क्या कह सकते हैं हम, जो स्टोर्ड शुगर्स होते हैं, स्टोर्ड शुगर्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, स्वीटनेस कम हो गई। ठीक है, स्वीटनेस कम हो गई। और इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, उसकी वजह से क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है, हमारी मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी फ्लूइडिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, मेम्ब्रेन की हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी कम हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज मतलब उसकी जो फ्लूइडिटी है वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से वो कम होती है, क्योंकि इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे चीजें मेल्ट होती है ये सब, तो वो उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है। इसका इफेक्ट मैं आपको इतना कहूंगी कि ये जो टेम्परेचर ज्यादा, फ्लूइडिटी कम, ये वाला चीज आप अपनी सेल बायो में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। प्लांट में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आराम से वो पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं, जब हम इसके प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो मैं आपको वो चीज शो करूंगी, जैसे कि सेचुरेटेड जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, क्या वो बढ़ेंगे घटेंगे, ये चीज पूछ लेते हैं, कोलेस्ट्रोल का क्या है, वो अमाउंट बढ़ेगा घटेगा, तो ये चीज आप बेसिकली पढ़ते ही ऑलरेडी सेल बायो में आते हो, तो सेल बायो जब आप पढ़ते हैं तो ये चीज पे थोड़ा फोकस करके आप पढ़ लेना, अभी तक ना पढ़ा हो तो दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये बात याद रखना, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर एडेप्टेशंस इन प्लांट। ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या एडेप्टेशंस है इन प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन हो रही है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो वो क्या क्या करना स्टार्ट करेगा, वो अपनी रूट जो लीव्स है उसे थोड़ा सा कम करना स्टार्ट कर देगा, उसके ऊपर उसे क्या देखने को मिलेगी, कुछ हेयरी आउटग्रोथ देखने को मिलेगी, हेयरी आउटग्रोथ बढ़ती हुई मिलेगी, उसके ऊपर आपको स्पाइंस देखने को मिलेंगे, या फिर उसे आप कह सकते हैं थोन्स देखने को मिलेंगे, कांटे वगैरह, क्योंकि वो रिड्यूस हो जाती है ना लीव्स, थोन्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ वैक्सी क्यूटिकल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, वैक्सी और थिक क्यूटिकल्स देखने को मिल जाती है, कुछ इसकी एडेप्टेशन है, एक बार लिख लीजिए फटाफट से। तो ये किसके बारे में है, जब हाई टेम्परेचर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसके अंदर अब हम क्या देख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ सम हीट शॉक प्रोटीन्स,
इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखो, जब इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, उस टाइम पे जो हमारी डिफरेंट प्रोटीन्स है, कुछ एंजाइम्स है, उनका स्ट्रक्चर खराब होने लग जाता है, वो ढंग से फोल्डिंग में नहीं रह पाते, वो एकदम से बहने लग जाते हैं, उनके जो एंजाइम जो बॉन्ड्स हैं वो डिस्ट्रक्ट होने लग जाते हैं। अब ऐसा होने लगा तो यार उसके अंदर तो कुछ प्रोसेसिंग ही नहीं हो पाएगी, उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, एंजाइम, पॉलीमरेजेस सब खराब होने लग गए। नहीं, ये तो कंडीशन नहीं चाहती, इसीलिए क्या चाहेंगे, जितने भी प्रोटीन्स हैं वो कैसे रहे बच्चों, प्रॉपरली फोल्डेड रहे। ये क्या करते हैं, प्रॉपरली फोल्ड कर देते हैं प्रोटीन्स को। तो देयर आर सम हीट शॉक प्रोटीन्स जो इसमें हेल्प करते हैं। जैसे आप सुनते हैं HSP100, हीट शॉक प्रोटीन 100, जो बेसिकली कहाँ पे काम करता है, आपके साइटोप्लाज्म में काम करता है, तो वहां पर जो आपके प्रोटीन्स है उन्हें फोल्डिंग प्रोवाइड करवाता है। वैसे ही आपके पास है एक HSP90, जो आपका कहाँ काम करता है बच्चों, ये आपके जो साइटोसोल है वहां पर भी काम कर सकता है, और साथ में आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी काम करता है। नेक्स्ट होता है आपके पास HSP70। HSP70 कहाँ कहाँ काम करता है, आपके अगेन साइटोसोल में काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपके पास HSP60, ये आपका काम करता है स्टूडेंट साइटोसोल वाले एरिया में एंड योर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका SMHSP, ये आपका वर्क करता है साइटोसोल में, ER में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड आपका क्लोरोप्लास्ट में। तो इस तरीके से कुछ आपके ये हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं जो इस तरीके से फोल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग द हीट स्ट्रेस, प्रोटीन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। वो कौन कौन से प्रोटीन्स है अब हम वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट एक है आपके पास RAB प्रोटीन, उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। RAB होता क्या है, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिन, और ये रिस्पॉन्सिन किसके लिए है, एब्सिसिक एसिड के लिए। एब्सिसिक एसिड आएगा तो उसकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है जैसे LEA, लिया, दैट इज योर लेट एम्ब्रियो जेनेसिस अबंडेंट। ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म है। नेक्स्ट DHN, दैट इज योर डिहाइड्रेट। ठीक है, डिहाइड्रेट। नेक्स्ट RD29, ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या है आपका डिहाइड्रेट। तो ये कुछ प्रोटीन्स है जिसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है जब भी आपका कोई हीट स्ट्रेस आता है। एक बार गो थ्रू कर लो फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्ट्रेस के साथ। चलिए नेक्स्ट, ये था जब हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब हम देख रहे हैं चिलिंग वाला। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं जब लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में स्टूडेंट्स दो टाइप के स्ट्रेस देखने को मिल जाते हैं। दो टाइप के कौन से, एक होता है चिलिंग, सिर्फ चिल होना, और एक होता है फ्रीज हो जाना, सूख जाना, वो होता है उसमें बर्फ जम जाना, दैट इज योर फ्रीजिंग। सो दो टाइप के हैं, एक है इसके अंदर चिलिंग स्ट्रेस और एक है इसके अंदर फ्रीजिंग। चिलिंग स्ट्रेस एंड फ्रीजिंग स्ट्रेस। देखो, जो चिलिंग स्ट्रेस है भाई, इसका टेम्परेचर हम लेके चलते हैं लगभग 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक, और इसमें होता है 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब बिल्कुल ही लो टेम्परेचर जिसमें बर्फ जमनी स्टार्ट हो जाए।
इसके अंदर आपको नो आइस फॉर्मेशन दिखेगा, कोई आइस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और इधर की तरफ आपको आइस फॉर्मेशन दिखता है। और इसी स्टेप को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लिएशन। क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लिएशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ चिलिंग स्ट्रेस। चिलिंग स्ट्रेस की वजह से प्लांट के ऊपर क्या क्या स्ट्रेस आ रहा है ना। सबसे पहली चीज, इसके ऊपर आपको क्या दिखेगा भाई, इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो गई, ग्रोथ इज वेरी स्लो, वो स्लो स्लो वो प्लांट ग्रोथ दिखा रहा है। नेक्स्ट, इसके अंदर डिस्कलरेशन दिखता है, इसके अंदर आपको कुछ लेसन्स फॉर्मेशंस दिखती हैं ऑन लीफ, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पर पीएच और इसकी जो फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन की वो रिड्यूस हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक डीसैचुरेज है एंजाइम, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जब चिलिंग की बात कर रहे हैं। वैसे ही हमारे पास क्या है फ्रीजिंग का, तो इफेक्ट्स ऑफ फ्रीजिंग स्ट्रेस। जब बहुत ज्यादा यार फ्रीजिंग हो गई है, चीजें जम गई है, तो अंदर के जो टिश्यूज हैं वो भी डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला इसका इफेक्ट क्या है कि ये प्लांट के अंदर टिश्यू भी डैमेज कर देता है। दूसरा, इसके अंदर आपको कुछ आइस क्रिस्टल्स वगैरह की फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट, इसके अंदर अगर मैं बोलूं कौन कौन से रिस्पॉन्स है ताकि ये चीजों को कम कर सके, कि भाई कम कर लेते हैं, इतना चिलिंग भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो कम करने के लिए क्या करते हैं, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स एक्टिवेट कराते हैं। पीछे भी पढ़ा था ना, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट कराना, और एक है इसमें ग्लिसरोल, उसका फॉर्मेशन, ये भी ये बढ़ा देता है ताकि ये आइस और फ्रीजिंग से क्या हो सके, छुटकारा पा सके। क्लियर, एक बार इसे गो थ्रू कर लो फिर आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता कब है, जब हमारी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं वो बढ़ जाती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं रॉस। कौन कौन सी वो रॉस स्पीशीज है, जैसे ऑक्सीजन जिसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है, OH जो हमारे पास माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ H2O2 होते हैं, या O3 होते हैं, ये सब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की तरह काम कर रहे होते हैं। अब इसे हटाने के दो मेथड है, या तो मैं एंजाइमेटिक तरीके से इन्हें डिग्रेड करके हटा दूं, या फिर मैं नॉन एंजाइमेटिक तरीके से हटा दूं। तो दो तरीके हैं हमारे पास, फर्स्ट इज एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड के अंदर होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, इसे ऑक्सीजन ऐसे करते फ्री रेडिकल। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट क्या है, H2O2 है, ठीक है, ये एक रॉ स्पीशीज है। होता क्या है इसका,
ये आपका ब्रेक डाउन होता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में, वाटर प्लस ऑक्सीजन में। और तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है आपका कैटालेज। ठीक है, कैटालेज, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, पेरोक्सीडेज। तो ये एक हमारे पास है एंजाइमेटिक मेथड, एंजाइम को हमने यूज किया। वैसे ही हमारे पास है कुछ नॉन एंजाइमेटिक मेथड। नॉन एंजाइमेटिक मेथड में हम कुछ कंपोनेंट्स का यूज करते हैं जो उसे रिमूव करने में हेल्प कर देती है, जैसे हम बीटा कैरोटीन को यूज करते हैं, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर ग्लूटाथियोन, कुछ फ्लेविनोइड्स, या फिर अल्फा टोकोफिरोल। ये जितने भी कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्लियर? तो ये आपके क्या है, एंजाइमेटिक तरीके से हटाना या नॉन एंजाइमेटिक तरीके से हटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक पाथवे है जो काफी फेमस पाथवे और जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, दैट इज योर असाडा हेलिवेल पाथवे। सो ये जो पाथवे है स्टूडेंट्स, ये हो कहाँ रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। इस पाथवे को हम किस नाम से और जानते हैं, दैट इज ग्लूटाथियोन फॉरबेट पाथवे। होता क्या है वो समझते हैं। पहले तो नॉर्मली आप लिख सकते हैं ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन एस्कॉर्बेट, एस्कॉर्बेट। तो यहाँ पे जो एंजाइम लग रहा है दैट इज योर एस्कॉर्बेट रिडक्टेज। वैसे ही इधर है NADPH, एंड इधर है NAD। इसे कहते हैं ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। चलो अब समझते हैं पाथवे है क्या। देखो इधर NADPH था, NADPH यहाँ पर NADP में कन्वर्ट हुआ, तो ये है इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ये है इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म, तो रिड्यूस से वो किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडाइज्ड में। ये जो ग्लूटाथियोन है स्टूडेंट्स, ये था ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और ये देखो इसका एरो इधर गया और ये हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म में। रिड्यूस से ये फिर से ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो सकता है, और यहाँ पर ये एस्कॉर्बेट ऑक्सीडाइज से रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो ये प्रोसेस कुछ यहाँ पर ऐसे चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ठीक है, लास्ट में ये एस्कॉर्बेट अगेन आपका इधर की तरफ आता है,
और इधर से ये प्रोसेस इधर जाता है। इसके लिए अगेन यहाँ पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, दैट इज योर एस्कॉर्बेट पेरोक्सीडेज। एस्कॉर्बेट पेरोक्सीडेज होता क्या है, यहाँ पर जो आपका 2H2O2 था वो आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो ये पूरा ये पाथवे होता है, जिससे क्वेश्चन ऑफ कोर्स काफी बार आए हुए हैं, इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। चलिए, ये था आपका आज का पूरा एबायोटिक स्ट्रेस, जिसके अंदर हमने जाना था डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, एबायोटिक एंड बायोटिक, थोड़ा इंट्रो के साथ। फिर हमने पूरा टाइप जो यहाँ पे कंप्लीट किया है दैट इज योर एबायोटिक स्ट्रेसेस, जिसमें डिफरेंट टाइप्स थे। वाटर डेफिशिएंट कंडीशन है तो क्या होता है, जब फ्लडेड कंडीशन है तो क्या होता है, अगर सोल्ट ज्यादा हो जाता है तो क्या हो रहा है, अगर हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है। उसके बाद ये था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो हमारे जो एबायोटिक स्ट्रेसेस थे वो हमने फिनिश कर लिए। सो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे विद द बायोटिक स्ट्रेस। सो होपफुली सबको ये पार्ट समझ आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।